सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें में 2 वीडियो पढ़ लिए थे। हमने दो वीडियो में पाठ पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट ये तीसरा वीडियो है, तो चलिए देखते हैं। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन 2 सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। किन 2 बुढ़ियों के बीच? अपनी दादी और परदादी के बीच। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर भी हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहिए चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से यानी बदकिस्मती से मैं बीमार थी। कौन? लेखिका। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, टाइफाइड। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत होने की इजाज़त नहीं दी। यानी लेखिका 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए कहाँ जाना चाहते थे? इंडिया गेट। लेकिन डॉक्टर ने इसकी शिरकत यानी उसमें जाना की इजाज़त नहीं दी, चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे। डॉक्टर कौन थे? नाना के परम मित्र। उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। उस समय लेखिका की आयु कितनी थी? 9 साल की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर के तर्क समझती। यानी वो डॉक्टर की बात नहीं मान पा रही थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपके टाइफाइड, आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, और ना वो इतनी छोटी थी कि वो गुड़िया से बहल जाती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कोरमजोव उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक यानी मानसिक रोग था। अब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं, यानी जा चुके हैं, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत यानी फुर्सत नहीं दी कि दोबारा रोना धोना शुरू करो या कोई और काम करो। यानी वो लेखिका उसी उपन्यास को पढ़ने बैठ गई। कौन? ब्रदर्स कोरमजोव। मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड हो गए। कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसा जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। कठगुलाब किसका है? मृदुला गर्ग का है। माँ की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। यानी उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बच्चे लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं करती थी। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। लेखिका की बड़ी बहन मृदुला गर्ग की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत है, उसका क्या नाम था? घर का नाम क्या था? रानी, और बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। जैसे ये मंजुल गर्ग थी, लेकिन ये उससे शादी, अपने पति से शादी कर ली तो भगत लगा लिया, क्योंकि इससे पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं भी घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। लेखिका के घर का नाम क्या था?
घर का नाम क्या था? उमा। लेखिका के घर का क्या नाम था? उमा। और बाहर का? मर्दुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया और बेतौर लेखिका का नाम चला मर्दुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे पहले कुछ नारीवाद का चलन हुआ, यानी स्त्रीवाद। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंती घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने कभी नहीं देखा। यानी नाम बदलने से व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होता, मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह पूछते कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। छोटी बहन का क्या नाम है? घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। रेणु और अचला। पहले का नाम था मंजुल, दूसरी का नाम था उमा, तीसरी का मर्दुला गर्ग और चौथी का नाम क्या था? गौरी और गौरी। और फिर बाद में जो चौथी पांचवी बेटी है उनका क्या नाम लिखा? एक एक नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। 5 बहनों के बाद क्या हुआ? एक भाई हुआ, उसका नाम क्या था? राजीव। मजे की बात यह है कि बीच में 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी थी और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। राजीव कौन था? मर्दुला गर्ग का भाई था, 5वें नंबर का, एक ही भाई था वो। हम 4 लिखते और तमाम खानदान हमें पढ़ता। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा। खैर, मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। और जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसके छोटे बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती तो रेणु उसमें बैठ से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर किसका प्रतीक है? सामंत शाही का, यानी उसका है सामंत शाही, पैसे वालों का, अमीरों का प्रतीक है, जो शायद था। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग फारिग यानी निवृत्त, कार्य से निवृत्त करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती, पर पिता काफ़ी कुटते भुनते जब देखते थे कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबदर खरामा खरामा यानी धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल मिथैया को पत्र लिखकर उनके चित्तर मंगवा लिया था, जो कि एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उनका रुतबा काफ़ी बढ़ गया। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझसे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी, अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। यानी लेखिका की बहन ने क्या कहा कि बीए करने का क्या फ़ायदा है, तो लेखिका की माँ ने क्या कहा? पिताजी से पूछो। पिताजी ने क्या कहा? बीए करने से नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर।
सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने जाती पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम आए। देखिए यहाँ लेखिका ने पहले अपनी माँ का वर्णन किया है, फिर परदादी का वर्णन किया है, फिर बड़ी बहनों का वर्णन किया है, और अब तीसरे नंबर की बहन है चित्रा, उसका वर्णन किया है। उसकी बहन के नंबर कम आए थे क्योंकि वो औरों को पढ़ाने में विश्वास रखती थी, उसके शागिर्दों से ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करने का ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप की नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ खोकर रहता है, तो उससे बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए। हमसे सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ समय खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। सबसे छोटी बहन अचला ने क्या किया? अर्थशास्त्र में एमए किया, पत्रकारिता की, दाखिला लिया और ढंग से पढ़ाई की और पास भी हुई। फिर पिता की पसंद से शादी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में ज़्यादा मन रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। एक बात हमसे एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लें तो काफ़ी है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है मृदुला गर्ग ने। यानी उन्होंने परंपरागत तरीके से भले ही वो घर नहीं चला पाए हो, शादी उनकी कामयाब नहीं रही हो, लेकिन शादी उन्हें कायम रखा। वो चाहे वो तलाक के कगार पे आ गए हो, लेकिन तलाक नहीं लिया। उनका क्या विश्वास था? हम सभी विश्वास करते हैं कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन नहीं, यानी आदमी हस्बैंड बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जी ले तो काफ़ी हैं। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे कस्बे डालमिया नगर में रही जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दबड़ों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटक में अभिनय करने की शौकीन रही। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। देखिए लेखिका है खुले विचारों की, और लेखिका कहाँ से? छोटे कस्बे डालमिया में रही, बिहार के डालमिया शहर में रही। छोटा कस्बा है जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने जाते समय अलग अलग दबड़ों में, यानी एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्रियाँ लेडीजें। मैं दिल्ली के कॉलेज से नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची और नाटकों में अभिनय करने का शौकीन रही। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर में भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगर 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। पहले कहाँ रही? डालमिया में, दिल्ली में रही, फिर बागलकोट में रही। तब वह मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र तक पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखानों के आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। कैथोलिक बिशप से क्या दरख्वास्त की? कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में, कौन सा कस्बा है? बागलकोट, उसमें एक स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन संख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ है। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। देखिए जो बिशप हैं, कैथोलिक बिशप हैं, उनसे लेखिका ने
ये दरख्वास्त की थी कि जो फैक्ट्री है उससे पैसे लेकर हमारे कस्बे में बागलकोट में एक स्कूल खोल दीजिए। तो वहाँ के लोगों ने ये कहा, और कैथोलिक बिशप ने कहा कि वहाँ कौन नहीं है, गैर क्रिश्चियन बच्चे पढ़ने लायक नहीं हैं। तो उन्होंने इस बात को सिद्ध किया और निवेदन जारी रखा। तब उन्होंने हमें कोशिश कर सकते हैं, बेशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। कि हम स्कूल तो खोल सकते हैं, लेकिन वो स्कूल चलना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर सौ फीसदी सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन से आदत थी। हमारी यानी सब परिवार वालों की सच के आगे सिर झुकाने की बचपन से आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी। लेखिका ने क्या तय किया? अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाने वाली। कहाँ कन्नड़? क्यों? क्योंकि वो कर्नाटक में था स्कूल। प्राइमरी स्कूल खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से वह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिले भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने उन्हें जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक की लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता है। पर सब कुछ कर लेने के बाद भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़े से पानी बरसते ही वहाँ के नाले प्रनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेणु को स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब, माकूल यानी मुताबिक, मुनासिब, अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश की एकमुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था कि वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसका आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ मैंने रोमांच का अनुभव हुआ। सोचता हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले पानी अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। यानी लेखक की जो बहन है रेणु है, वो स्कूल जाने के लिए जिद कर रही है, और उनकी सबकी क्या आदत है? सच के आगे सिर झुकाने की आदत है। और सच्चे हैं तो उन सब घर वाले मना कर रहे हैं कि आज बारिश हो गई है, आज स्कूल नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि बारिश में स्कूल नहीं खुलेगी? और वो खुद 2 मील पैदल चल कर जाती है, और उस स्कूल का चौकीदार देखकर उसे दंग रह जाता है, और स्कूल बंद होने पर वो वापस आ जाते हैं। और घर वाले ये कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है। तो उसने कहा कि इसमें तुम्हारा क्या है? तो विद्यार्थियों, ये पाठ था। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस पाठ में लेखिका ने अपनी माँ के बारे में, अपने नाना के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपनी दादी के बारे में, और अपनी तीनों चारों बहनों के बारे में, भाई के बारे में, उनकी आदतों के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, उस समय का सदुपयोग कीजिए। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। नमस्कार।